अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। और मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे सोहेल साहब, आज तकरीबन 8 घंटे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा ही गैर मामूली इजलास हुआ है और गैर मामूली फ़ैसले भी हुए हैं। गैर मामूली फैसले। और अगर हम कह दें कि 26वीं आईनी तरमीम का केस सुनने वाला बेंच भी आज तय हो गया है। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो जी, तो इसमें कोई वो नहीं होगी और 6 माह तक के लिए गवर्नमेंट ने चीज़ें अपने कंट्रोल में कर ली हैं। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर ली हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको एक दफ़ा फिर पीछे धकेल दिया गया है। एक जज बहरहाल हुकूमत की आंख का तारा हैं, वो आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन आज ये भी है साथ खबर के आईनी बेंच से जो है ना, एक आईनी बेंच के अंदर से भी एक वो आवाज़ उठी है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, वो जस्टिस जमाल मंदुखेर, ठीक है। उनकी राय थोड़ी अलग आई है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है। इस वक्त जो मुल्क में सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि मुज़ाकरात होने या नहीं, पीटीआई और गवर्नमेंट किस तरफ जाएगी। आज सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद ज़ाहिर लगा, उन्होंने कहा जी मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएँ भी आ गई हैं और गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो हमारी डेडलाइन भी ओवर हो गई है, अब कल से सिविल नाफरमानी, कोई बात नहीं, ख़त्म। उस पे थोड़ा सा जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गोहर, जो आज जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक थे, दिन 11 बजे के। दिन 11 बजे के, हाँ जी। और वो उसके बाद से बाहर नहीं थे, तो वो जब इजलास के बाद बाहर आए, ये खबर मेरा ख्याल है फिर दे देते हैं कि इजलास से बाहर आए तो वो बड़े मतलब कोई बात, उन्होंने कहा मैं बात करनी है मैंने। वो इस तरह हमने कहा क्या बात करनी है, हमें तो बताएं ना 8 घंटे में क्या हुआ। उन्होंने कहा 8 घंटे छोड़े, देनी है, मैंने स्टेटमेंट देनी है। कहा जी अंदर क्या हो, कहते नहीं मैंने स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कैमरा, एक वो मेरा कैमरा लगा हुआ था, उन्होंने कहा ये किधर कैमरा, मैंने कहा जी ये समा टीवी है, मैं इस पे स्टेटमेंट दूंगा। अच्छा, मैंने कहा वो दोस्तों के पास मोबाइल फ़ोन जो है ना ज़्यादा है, उनकी अपने डीएसएनजी कैमराज नहीं है। असल में देखने वालों को हम बता दें कि हमेशा से जो कमीशन में जितने भी मेंबरान हैं, 13 मेंबरान हैं, बाद 4-5 जो है वो जज हैं, बाकी इसके अलावा जो मेंबरान हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं या बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र, ये सारे जब बाहर निकलते हैं तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि जो प्रेस रिलीज है वो तो बाद में आनी है। तो जो निकल रहा था हम उनसे पूछ रहे थे, तो बैरिस्टर गौहर से पूछा तो उन्होंने बस बड़ी बैरिस्टर गौहर जो है ना, आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तोसी हो चुकी थी और सब हम इस खबर के पीछे भाग रहे थे। बैरिस्टर गौहर अली खान इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि कैमरा लगा हुआ है, बस मैंने इस पे स्टेटमेंट देनी है। हमने कहा आपकी हम टॉक कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं सारे दोस्तों के पास, डीएसएनजी इस वक्त सबकी दस्तियाब नहीं है। तो बाकी दोस्तों ने कहा यार हमारे लिए मसला हो जाएगा कि आप अगर सिर्फ समा से बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं आप अपने मोबाइलों से करते रहना, मैंने समा से बात करनी। ठीक है, तो बात क्या कर रही जी, मैंने उनसे पहला मैंने आगाज़ के लिए सवाल ये पूछा जी कि अंदर, उन्होंने कहा अंदर क्या हुआ, उन्होंने कहा उस पे आऊँगा, उसको छोड़ दें, उन्होंने कहा जी स्पीकर साहब कमेटी तश्कील दे रहे हैं। अच्छा, ये ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए था, ये बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं। ठीक है, स्पीकर साहब कमेटी तश्कील दे रहे हैं और उन्होंने मुझे पहुंचा दिया, ये मैसेज मुझ तक पहुंच गया है कि कमेटी वो तश्कील दे देंगे और उम्मीद है कल तक हो जाएगी और मुज़ाकरात ही होंगे, मुज़ाकरात ही वायद हाल हैं और मुज़ाकरात से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हुकूमत की तरफ से कमेटी कल तक तश्कील दे दी जाएगी। मैंने कहा जी सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के चले गए डेडलाइन ख़त्म, ओवर, अब तो सिविल नाफरमानी। उन्होंने कहा नहीं वो पीछे हटना शुरू जाने के लिए, उन्होंने कहा नहीं वो सिविल नाफरमानी भी होगी साथ साथ, वो तो होगी लेकिन टाक्स होंगी। और ऐसे लगता है कि जैसे बैरिस्टर गौहर जब इस इजलास में मौजूद थे, उनकी जो बाकी क़यादत है वो बाहर बड़े धुआंधार किस्म के बयानात दे रही थी। 9 मई के मुल्ज़मान को आज सज़ाएँ हुई हैं, उस तनाज़ुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई 3-4, असद कैसर, इसके अलावा बाकी सब ने जो बात की इस पर। और अंदर जो है वो बैरिस्टर गौहर को किसी ने आकर बाकायदा तौर पर ऐसे लगता है कि बताया है, मैसेज आया होगा, स्पीकर का मैसेज है या कोई सिलसिला हुआ होगा कि जी ये सिचुएशन इस तरफ जा रही है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन टॉक्स। जी, टॉक्स में गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज उन्हें पहुंचा है जी कि नहीं हम इंटरेस्टेड। लेकिन एक और बात भी है कि पहले तो ये स्पीकर जो याद सादिक साहब तो कल कह रहे थे कि मेरा दफ्तर हाजिर है, आप भी आए, मतलब वो अपने आप को न्यूट्रल कह रहे थे। आज वो कह रहे हैं जी बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कमेटी बना रहे हैं, तो समझ नहीं आई। हालांकि हैं तो मुस्लिम लीग नून के ही वो भी
ठीक वो है ना, लेकिन उनका उन्होंने गवर्नमेंट की नुमाइंदगी तरफ से बता दिया होगा ना कि भाई कमेटी एक बनेगी, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने कन्वे किसी तरह कर दिया और चीज़ें ज़ाहिर है उन्होंने मेरा ख्याल है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बैरिस्टर गौर ने भी किया और गवर्नमेंट साइड से भी मेरा अब ख्याल देखना है ये है कि ये चीज़ें कितनी आगे बढ़ती हैं। कल तक पता चल बैरिस्टर जाएगा। गौहर ने बहरहाल बड़ा गैर मामूली सा था मामला, 8 घंटे बाद बाहर निकले और उन्होंने कहा उसको छोड़े, हम मैं एक हाँ, और बात ऑन करनी रिकॉर्ड है। वो कमीशन की कोई बात नहीं कर रहे, वो हमने हाँ। बाहर पार्किंग में जाके पूछा, उन्होंने कहा वो हाँ वो तो कमीशन की तशकील जो है ना वो थोड़ा सा वो उन्होंने बताया कि जफर ने उन्हें कहा ना, जब याद दिलाया कि 6-6 में हमने फंसा लिया था। कमीशन में भी तो बैरिस्टर जफर ने कहा कि हमने 6-6 में फंसा लिया था, लेकिन एक अख्तर हुसैन जो ये बात 6-6 क्या मतलब, हमारे देखने वाले तो समझेंगे ये 6-6 पता नहीं क्या 13 चीज़ है। अरकान हैं जुडिशल कमीशन के, और उसमें हुआ ये कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो मौजूदा आइनी बेंच में भी शामिल हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दे दी थी कि अब जो नया एक्सपायर लिमिट खत्म हो रही है उसकी, आइनी खत्म हो रहा है आइनी का, बेंच की तो जो उसको जस्टिस जो नया अमीनुद्दीन खान की बनाना है सरबराही में था, उसमें ये करें कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ना इस वक्त जितने हैं उनको आप आइनी बेंच का हिस्सा डिक्लेयर कर दें ताकि ये मसला ही खत्म हो। और उसके पीछे वैसे मेरे ख्याल में जो वजह बज़ाहिर जो है वो ये भी थी कि 26वीं आइनी तरमीम को क्योंकि सुने जाना है, तो हाँ। जब सारे जजेस को आइनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वो जो 26वीं आइनी तरमीम है उनके सामने लगेगी और वो सुन लेंगे। साकिब साहब, इसमें एक और मसला भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे जहन में आ रहा है। जी इस वक्त तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का एक वोट मैटर कर रहा है, तो बात बन रही है ना। जी अब ये 7 रुकनी बेंच बैठेगा आइनी जिस दिन 26वीं तरमीम का केस सुनने जी और एक तहरीरी दरखास्त आ जाती है जी कि फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मामला जुडिशल कमीशन को भेजें, तो उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बाकी 6 की हिमायत हासिल होती है या नहीं, और उस दिन जस्टिस अमीनुद्दीन और मेजॉरिटी होती है या नहीं, मेजॉरिटी होती है या नहीं, ये मामला अभी तय होना बाकी है, क्योंकि अब एक आवाज़ आ गई है उसमें से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की, और वो ऐसा भी तो नहीं होगा कि बिल्कुल अकेले रह जाएंगे इस मामले पर, क्योंकि इस बेंच में वो मखसूस नशिस्तों वाले 8 जजेस में से भी कुछ लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें आज जो 6-7 से फैसला हुआ है उसमें जो आइनी बेंच है उसको वो जो फुल सुप्रीम कोर्ट, सारी सुप्रीम कोर्ट को आइनी बेंच डिक्लेयर नहीं किया गया, उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन जो है वो आइनी बेंच की मुद्दत 6 माह में उसकी तोसी कर दी गई है, और अब 6 माह के लिए जुडिशल कमीशन के मुताबिक यही बेंच है। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन अभी मेरे जहन में एक आई है कि अगर वहाँ एक दरखास्त आती है और वो इन्हें कहते हैं कि आप जुडिशल कमीशन को ये मामला रेफर करें, और उस पर अक्सरियत जजेस की आइनी बेंच की ये कहती है जी कि नहीं मैं करना चाहिए, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये जुडिशल साइड पे वो एक ऑर्डर वैसे जो बेंच में कौन शामिल है, क्या आपको लगता है? जो बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर है, जस्टिस मुसरत रिजवी है, जस्टिस मुसरत अली हैं, जस्टिस आयशा मलिक आइनी बेंच का हिस्सा तो है ना जी, ठीक है, आयशा मलिक भी, शाहिद बिलाल हसन है जी। मेरा ख्याल में आसान नहीं होगा, आप ये कहें कि एक तरफ जो है वो एक आम से मतलब केसेस में भी, हम सिविल कोर्ट में भी, मजिस्ट्रेट पे भी, हाई कोर्ट्स में भी, ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी, आम से केसेस में भी जब ये बात आ जाती है कि आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस मामले में, आप बेनिफिशरी हैं, सारे जो केस आप सुन रहे हैं, एक आम सी बात भी आ जाए, कोई लिंक आ जाए, कोई दूर का कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई चीज़ आ जाए कि आपने माजी में ये केस सुना था, इस पर ओपिनियन दी थी या जो भी है, तो तब भी जजेस जो है वो कहते हैं ठीक है ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और हम इसको मतलब एक मॉरलिटी भी कोई चीज़ होती है ना, ठीक है जज ने फैसला तो जज नहीं करना है कि वो रिक्यूज़ करेंगे या सुनेंगे खुद या नहीं सुनेंगे, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली वो इसको कंसिडर ज़रूर करते हैं। तो इन 7 जजेस के सामने जब 26वीं आइनी तरमीम वाला मामला आएगा तो इनकी जानिब से मेजॉरिटी का रिजेक्ट करना आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें देखें ना, अब तो 8 जो साबिक सदर हैं उन्होंने जो दरखास्त दायर की है, अब जहाँ पे अकरम शेख खड़े होंगे, जहाँ पर अमान किनरानी खड़े होंगे, जहाँ मुनीर मलिक खड़े होंगे, हामिद खान, अली अहमद कुर्द खड़े होंगे, वो सारे आर्गू कर रहे होंगे कि जहाँ पॉलिटिकल वो जो 4 जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उन्होंने वो जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने अलग से एक पिटीशन फाइल की हुई है, सिविल सोसाइटी की अलग से है, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की अलग से है, तो ये एक प्रेसिडेंट ये 7 जज बनाएंगे, मतलब कोई पता तो नहीं चलता आजकल जो 26वीं आनी तरमीम के बाद जो कुछ हो रहा है, और जो कुछ हमने आज देखा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो अपने जजेस के साथ बज़ाहिर खड़े नहीं हुए और उनका वोट जो है वो उनके अगेंस्ट गया है। हालांकि मेरा ख्याल में
वो उनको जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए था। ख़ास तौर पर जो अभी की बात हो रही थी कि सारे जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के, उसके पीछे जो विजडम, जो लॉजिक नज़र आ रही थी वो वही थी कि हमने 26वीं आईनी तरमीम का जो है वो कहीं उसको रखना है, उसको सुनना है, तो इसलिए अभी बेंच डिक्लेयर कर दें तो फिर मेरे ख्याल में अमीनुद्दीन खान उनके लिए भी बेहतर होता। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो तो हुकूमती साइड पे उनका वोट भी जा रहा है और उनका पूरा जो है वो वजन हुकूमती साइड पे सरबराह हैं तो वो क्यों नहीं रखेंगे, वो तो मतलब कहेंगे ना कि ऐसे ही है, लेकिन बाकी अपने साथी जजेस के बारे में वो नहीं सोच रहे। अपने चीफ जस्टिस के बारे में, तमाम जजेस अगर होते तो सरबराह चीफ जस्टिस बन जाते ना। बिल्कुल। तो बहरहाल आगे चलें जी। रूल्स का एक मामला तो ये हो गया कि आईनी बेंच की मुद्दत 6 माह तो सी हो गई है, और दूसरा जो फुल कोर्ट को, तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर करना था वो रिजेक्ट हो गया है। आगे जो रूल्स हैं कि जज कौन से तैनात होंगे हाई कोर्ट्स में, उनके हवाले से रूल्स थे, वो रूल्स मंजूर हो गए, उसमें कुछ तरामीम हुई हैं। एक तो मेडिकल की हमने बात की थी कि मेडिकली, फिजिकली, मेंटली को टेस्ट होगा उन वकला का या उन जो जुडिशल अफसरान का कि जो जिनकी सिलेक्शन होगी, जिनकी नामजदगी बतौर जज, हाई कोर्ट के जज के, उनका वो निकाल दिया गया है। मतलब जो कहते थे कि दिमागी मुआयना ये वो अब नहीं होगा। बिल्कुल। खामखा किसी अच्छे भले वकील, चलते वकील को आप पकड़ के नॉमिनेट करें और दिमागी तौर पर उसे फारिग डिक्लेयर पूरी जिंदगी वो जज से भी जाए, वकालत से भी जाए और जज से भी जाए। बहरहाल ये निकाल दिया गया है। दूसरा ये था कि कमीशन में खुफिया रायशुमारी होगी या ओपन होगी, ओपन वोट होगा शो ऑफ हैंड से। वो जो है वो अब कमीशन ने ये कहा है कि वो शो ऑफ हैंड से ही होगा। पता चलेगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने वोट कहाँ पे दिया। कैमरा रहेगा, उसकी डिटेल नहीं आएगी। हाँ, उनके इन कैमरा ही रहेगा, डिटेल तो फिर मतलब आ ही जाएगी ना। लेकिन ये है कि वो शो ऑफ हैंड से जो है वो होगा, ये पता चल, मतलब कम से कम उन 13 मेंबरान को पता होगा किसने किस तरफ वोट दिया है। ये भी इसमें रखा गया है। खुफिया इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं, जो नए जजेस हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये कमीशन की जवाबदीद होगी। हाँ, तो ये उम्मीदवार से मुतालिक अगर रिपोर्ट मांगनी है तो मांग ले, नहीं मांगनी तो ना मांगे। लेकिन मसला फिर वही है, उम्मीदवार पे अगर वोटिंग होगी कि इसकी रिपोर्ट आप मांगे, वोटिंग हुकूमत के पास ज्यादा है। अमीनुद्दीन खान साहब उनके पलड़े में नहीं, ज्यादा वोटिंग वाले पॉइंट पे तो मैं ये कहता हूँ कि फिर रूल्स भी एक सतह पे आके गैर मौसर हो जाएंगे। फर्ज किया एक उम्मीदवार का नाम किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दे दिया है जी, इन रूल्स की कसौटी पर वो मेरी नजर में पूरा ना उतर रहा हो, अक्सरियत जो अरकान की है वो कहेगी कि नहीं, ये हमारी नजर में तो पूरा उतर देते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन फर्ज किया जी हुमायूं दिलावर साहब, उनके ऊपर एतराज़ात है ना, जी 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 जी, कल उनका नाम आता है, अक्सरियत हुकूमत किया, वो कहते हैं जी कि नहीं, हमारी नज़र में इनके इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल दलेर भी हैं, दबाव भी नहीं लेते, पीटीआई ने सारा दबाव डाला फिर भी सजा दे दी, ठीक है। तो हमारी नज़र में तो ये रूल्स पे वोटिंग करवा लें, वोटिंग करवा लें, तो वोटिंग लीड ले जाएगी। वोटिंग से मुतालिक रूल बनाना बड़ा ज़रूरी था, वो नहीं बन सका। तो ये मामला है। बहरहाल खुफिया इदारों की वो रिपोर्ट्स का भी अब सवाबदीद होगी, जब जाएगा कमीशन जो है वो मंगवा लेगा, फिर जो है वो वही फिर मामला फिर वोटिंग पे ही आ जाता है। इसके अलावा सुहेल साहब, एक जो चीज़ मेरे ख्याल में थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है वो है जो हाई कोर्ट्स के जजेस, लेकिन वहाँ पर भी फिर मामला वोटिंग का ही आ जाएगा, लेकिन उसमें रीजनिंग देनी होगी। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो टॉप 3, मतलब सीनियर 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया जाएगा और उनकी होगी तैनाती होगी। लेकिन अगर नंबर 1 को जिसने चीफ जस्टिस बनना है उसको अगर आपने नजरअंदाज करना है तो उसकी रीजनिंग देनी होगी। अब क्या होगा कर देना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। जी जी जी। तो पीछे उनसे जूनियर है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, फिर है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, और फिर तीसरे नंबर पर तारिक महमूद जहांगीरी। तो अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता उसके बाद, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बनाया जाता है, तो रीजंस देनी होगी जुडिशल कमीशन को कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी में क्या खराबी थी, क्यों उनको नहीं बनाया गया। और जब ये रीजन सामने आ जाएंगी, और अगर किसी जज से मुतालिक ये कहा जाता है कि हमारी नज़र में वो कम्पिटेंट नहीं है, तो उसके बाद क्या वो उस हाई कोर्ट में भी रह सकेगा या नहीं, क्योंकि कम्पिटेंसी का कैसा एलिमेंट है कि अगर कोई कम्पिटेंट नहीं है, मैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बात नहीं कर रहा, वो कम्पिटेंट हैं, लेकिन किसी और हाई कोर्ट में समझ लें किसी एक जज को ऐसे किया जाता है, और अगर डिक्लेयर हो जाता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, वो डिक्लेयर कर देता है जी कि ये बंदा तो कम्पिटेंट नहीं है,
तो वो फिर उसके बाद हाई कोर्ट में बैठा वो आम साइलिन के केस क्यों सुने? आम साइलिन के केस क्यों सुने? और इसमें सुहेल साहब एक जो चीज़ हमने देखी कि देखें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको नज़रअंदाज किया गया तब, क्योंकि ना रूल्स थे, ना कमीशन था, ना कोई डिस्कशन थी। तब भी बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही थी, बहस हो रही थी कि आपने अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को नज़रअंदाज करना है और जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना है, तो वजह तो देना। सिर्फ ये है कि आप जी हाथ खड़ा करें जी, 60-12 बंदे हाँ, हाथ खड़ा करें जी, चलें जी, 8 वोट पूरे हैं तो चलो जी, बुला दियो जी फलां को। ये चीज़ जो है ये मतलब कितनी हर्ट करती है कि आपने 2 बंदों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कम से कम मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन है कि आपने, अगर आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की उनकी मिसाल ले लेते हैं, उनको नज़रअंदाज करना है या उनके सेकंड वाले उनको नज़रअंदाज करके फिर सेकंड वाले को भी नज़रअंदाज करके तीसरे को लाना है, तो फिर आपको दोनों की रीजन देनी होगी। और वैलिड जो वजूहात, उसमें इंटेग्रिटी है, कंपिटेंसी है, मतलब 2-3 चीज़ें ही बचती हैं कि उन पर कोई इल्ज़ाम या कुछ किस्म की चीज़ कोई जो है वो होगी, वो आपको वैलिड साबित करनी होगी। लेकिन मसला फिर वही है, वो कहेंगे कि जी अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 3 चीज़ें ले आते हैं, कोई भी ले आते हैं, तो उसमें कहेंगे चलो वोटिंग करा लो। हाँ, वोटिंग करा लो ये वोटिंग जो है ना, वोटिंग के रूल्स तय होने बड़े जरूरी वोटिंग के रूल्स तय होने बड़े जरूरी हैं। रूल्स के ऊपर भी हावी है, तो फिर रूल्स की मश्क बेमकसद है। मैं दोबारा मिसाल जो मैं दे रहा हूँ कि एक जज है जिसके ऊपर आम तासुर ये हो कि वो इन रूल्स पे पूरा नहीं उतरता। वोटिंग से सारे क्या देंगे, नहीं हमारी नज़र में वो वोट पूरा उतरता है, तो फिर रूल्स का मकसद बेमानी है। फिर रूल्स का मकसद जो है वो बेमानी हो जाएगा कि मतलब आप क्या, बात वही है ना कि रूल्स, सारी मशक जो है वो हासिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर, पेशावर, सिंध हाई कोर्ट में जज तैनात होने थे। एक बात तो ये है कि वो जो नामजदगियां हैं वो ख़त्म, अब जो हो सकता है वही नामजदगियां दोबारा आएँ, लेकिन फ्रेश आएंगी। वो कैसे आएंगी? और रूल्स के मुताबिक वो आएंगे जी, चीफ जस्टिस जो मुतलका हाई कोर्ट के हैं उनको दिए जाएंगे नाम, सारे देंगे। जुडिशल कमीशन के मेंबरान भी फ़र्ज़ किया जो अपने नाम दे रहे थे ना, वो अब उस मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और रूल्स के तहत एक परफॉर्मा फिल करेंगे उसका पूरा। वो चीफ जस्टिस जो है उसको फिर जुडिशल कमीशन को भेजेगा, उस सारे परफॉर्मा के मुताबिक, उन रूल्स के मुताबिक वो सारी चीज़ें उसके साथ अटैच होंगी, टैक्स रिटर्न ये वो सारा कुछ की। उनके ऊपर फिर वो जुडिशल कमीशन बैठेगा और फैसला करेगा कि ये बंदा अब फिट बैठता है जज लगाने के लिए या नहीं बैठता। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है कि अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद की मिसाल लेते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जज तैनात होने हैं, तो जो जुडिशल कमीशन के 13 मेंबरान हैं, एक सीट पे एक नॉमिनेशन वो कर सकेंगे और वो अपनी अपनी नॉमिनेशन किसको भेजेंगे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उसमें वो जो रूल्स में परफॉर्मा है उसको फिल करेंगे, एफिडेविट उस मुतलका जो वकील है उसका साथ लगाएंगे और वो दे देंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और वो सारे ही नामजदगियां इकट्ठी करके भेज देंगे जुडिशल कमीशन को 3 जनवरी तक दोबारा नाम मांगे गए हैं। 3 जनवरी तक दोबारा नाम मांगे गए हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद कमीशन जो है वो इजलास जो है बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। जो आज मिलिट्री कोर्ट्स में 25 लोगों को सज़ा हुई है। सोहेल साहब, इसमें 25 में से 14 ऐसे हैं जिनको 10-10 साल सज़ा है। कुछ हैं उनकी 9 साल है, 6, 9, 5, 3, 2, 4 भी हैं, 4 वाले 2 भी हैं और 2 साल वाले भी हैं। तो इसमें जो लॉ है वो तो लॉ ये है कि क्योंकि 19 माह ये सज़ा काट चुके हैं सारे लोग, एक तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी सबकी। लेकिन जो 2 साल वाले हैं उनकी जैसे ही ये अपीलें फाइल होंगी, एक तो ये है कि कोट लखपत जेल और अडियाला जेल में शिफ्ट कर दिए गए कुछ लोग, उनकी इतलात आई हैं। 2 साल वाले जो हैं उनकी सज़ाएं जैसे ही अपीलें दायर होंगी पहली समात पर ही मेरे ख्याल में उनकी सज़ाएं तो मुअत्तल हो जाएंगी, क्योंकि या फिर वो मेरा ख्याल है कंपनसेट भी शायद कर दें ना। अभी तो फैसले सुनाए गए हैं, कंपनसेशन शायद हो जाए 2-2 साल वालों की हो सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कंपनसेशन ना भी हो तो हाई कोर्ट में 2 साल की सज़ा पहली समात पर ही सस्पेंड हो जाएगी। अब आ जाएंगे 3, 4 और 5 साल वाली सज़ा, वो जो है वो जल्दी अब नोटिस करके उसको देखेगी अदालत। 7 और 10 वाली जो सज़ा है सोहेल साहब, वो जब हाई कोर्ट्स में आएंगी तो वो मेरे ख्याल में अदालत नोटिस करेगी, बाकायदा नोटिस करेगी। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो सबके लगेगी, लेकिन सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। फेट जो है ना, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में तय होना है कि अगर कल को ये तय पाता है कि नहीं, इख्तियार नहीं है उनका, तो फिर तो ये सजाएं गैर मौसर हो जाएंगी। नहीं सोहेल साहब, वैसे मैं समझता हूँ कि अब पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन ही होगी। वो इस तरह कि जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे नहीं होगा मेरी नज़र में। इतनी बड़ी मशक करने का फिर फायदा क्या कि सारा आप रिवर्स करेंगे। अगली जो समात है ना, खबर ये है जी, उड़ती जी
कि अगली जो समात है ना यहाँ पर, वो मिलिट्री इन कोर्ट्स फैसलों से की। जुड़ा हुआ नहीं है मामला। ये फैसले ना भी होते तो अगली समात बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अच्छा, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं जवाद वो खाजा, बेंच के सामने खड़े हो सकते हैं ठीक है, आकर कि जी हाँ जी, आपने कोई बड़ा मुझ पर फाइन शाइन लगाया 20,000 रुपया जुर्माना लगा है उन पर। जुर्माना लगाया है, तो ज़रा बताइए कि मैंने ऐसा क्या गलत कहा है। और वो खुद पेश होने का इरादा इतलात के मुताबिक रखते हैं कि आइंदा जब भी केस लगेगा खुद पेश हूँ और आकर उसको आर्गू करें, उस फाइन को कॉन्टेस्ट करें, या जो भी अपना मौक़िफ़ है वो खुद पेश होकर शायद रखना चाहेंगे इस बेंच के सामने। ठीक है तो ये मेरा ख्याल है, इस हद तक तो ये है जी। आज कुछ जो 24 से 27 नवंबर वाले एहतजाज थे उस पर कुछ 625 मुलजमान की इकट्ठी जमानत खारिज हुई है पिंडी की। ये वैसे मैं बड़ी मतलब खबर है कि 625 मुलजमान की जमानत जो है अटक में, हसन अब्दाल अटक में 5 FIRs हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उसमें कुछ कम सिन जो थे, जो मतलब अभी अडल्ट नहीं है, उनकी जमानतें दी गई हैं, बाकी 625 की जमानत नहीं दी गई। फिर जमानतें खारिज हो गई 625। वैसे मतलब हैरान कौन है कि सबकी जमानतें खारिज हो गई हैं। चले हाँ। कोई मतलब होते हैं कि नॉमिनेट होते हैं उसमें, या कोई पिन पॉइंट किए होते हैं, मतलब उसमें से कहीं साबित हो रहा होता है, या कहीं ना कहीं वकला भी पेश हुए, उन्होंने कहाँ आर्गू किया, ये भी अभी देखने वाली बात है। फैसला आएगा तो जो है वो पता चलेगा कि क्या होता है। तो बहरहाल ये नाजरीन आज की हमारी अपडेट कमीशन, फिर 9 मई के मुकदमात, इस हवाले से फर्दर भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमें आप फीडबैक दीजिएगा। बैरिस्टर गौहर खान पे नज़र रखनी है आपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।